Hi guys, I am रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने आपको 2-3 लेक्चर करा दिए। अब मैं जो आज आपको कराने जा रही हूँ विराम चिन्ह। ठीक है, जो ये आज का लेक्चर है विराम चिन्ह। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विराम चिन्ह। ठीक है, क्या है विराम चिन्ह, और विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना या ठहरना। ठीक है, इसमें क्या होता है रुकना या ठहरना, मतलब जो हमारे भाव और विचार होते हैं उसे स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम जो भी हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं या विचार, अगर हम उसमें इन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी कि उसका हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं विराम चिन्ह। सीधे सीधे शब्दों में आपको समझना है अपनी सरल भाषा में कि जो भी हमारे भाव विचार है, भाषा है, उनको स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम सीधे बोलते जाएंगे और ये विराम चिन्ह नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम बोल क्या रहे। जैसे अब पहले देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तब मैं बताऊंगी कि कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे भाषा और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच, देखिए वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, पेपर में आएगा कि वाक्य के बीच या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही। जैसे 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 यहाँ पे वाक्य है रोको मत जाने दो। ठीक है, क्या है, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका क्या मतलब है। अगर हम सीधे बोल देते रोको मत जाने दो तो इसका हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। तो मैंने इसीलिए बताया था कि अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हमें ये स्पष्ट नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे ये बोल क्या रहा है। अब देखो रोको, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, विराम चिन्ह लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, रोको के बाद विराम चिन्ह लगा दिया, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे इसका मतलब, जब हमने यहाँ पे विराम चिन्ह लगा दिया रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रोको, उसे जाने मत दो। ठीक है, यहाँ पे ना जाने की बात हो रही है क्योंकि उसे रोकने की बात हो रही है कि उसे जाने मत दो। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे में रोको मत। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ना जाने की बात हुई थी कि रोको मत जाने दो। ठीक है, रुकने की बात हुई है। यहाँ पे क्या है, रोको मत जाने दो। यहाँ पे है रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जाने दो, रोकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जबकि रोको मत जाने दो इससे हमें कोई स्पष्ट अर्थ नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने इसी वाक्य को 2 बार लिख दिया, रोको मत जाने दो। यहाँ पे रुकने की बात हो रही है कि उसे रोकना है, जाने नहीं देना है, और यहाँ पे रोको मत जाने दो, यानी कि जो जा रहा है उसे जाने दो, रोकने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें स्पष्ट पता चल गया कि यहाँ पे ये क्या बात हो रही है। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि विराम चिन्हों का प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा वाक्य आपको बता देती हूँ, आसानी हो। जैसे ये दूसरा लिख दिया मैंने, खेलो मत बैठो। अभी ये सीधे लिख रहा, किसी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, खेलो मत बैठो। अब इसका हम क्या मतलब निकालेंगे, खेलो मत बैठो, हमें यहाँ पे कोई बात
पता नहीं चल रही कि वो खेलने की बात कर रहा है या ना खेलने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, फिर जाके हमें पता चलेगा वो खेलने की बात बोल रहा है या फिर बैठने की बात कर रहा है। ठीक है, खेलो, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, विराम चिन्ह लगा देंगे, खेलो। खेलो मत बैठो, यहाँ पे वो बात कर रहा है खेलने की, कि खेलना है, बैठना नहीं है। ठीक है, खेलना है यहाँ पे, बैठना नहीं है। खेलो मत बैठो, खेलते रहो यानी कि बैठना नहीं है। अब दूसरा क्या है, खेलो मत बैठो, यहाँ पे आराम करने की बात कर रहा है कि अब खेलो मत बैठो। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या था, खेलो, खेलो के बाद क्या लगा है, विराम चिन्ह लगा है, मत बैठो, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा था कि खेलना है, बैठना नहीं है। ठीक है, दूसरे में क्या है, खेलो मत बैठो, यानी यहाँ पे आराम करने की बात कर रहा है, खेलने की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, जबकि जब यहाँ लिखा था खेलो मत बैठो, तो इससे हमें क्या हो रहा था, इसके अर्थ का पता नहीं चल रहा था, तो इसीलिए मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे ये वाक्य लिखे दो तरीके से, कि विराम चिन्ह से ही क्या हो जाता है, इनका स्पष्ट अर्थ निकल जाता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह का मतलब ही क्या होता है, रुकना या ठहरना, और जो भी हमारे भाव, भाषा, विचार क्या होती है, इनको स्पष्ट और अर्थ बनाने के लिए क्या किया जाता है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है और विराम चिन्ह कितने जरूरी है। ठीक है, पेपरों में भी आपके इसी तरीके से वाक्य आएंगे, इसी तरीके से। अब इसमें क्या होता है, ये तो आपको पता चल गया कि विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है। अब क्या होते हैं विराम चिन्हों की संख्या। ठीक है, विराम चिन्ह भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके बारे में भी आपको समझना है कि वाक्य के बीच या कौन सा चिन्ह वाक्य के बीच में लगाया जाता है, अंत में लगाया जाता है, और उनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखो गाइस, अभी आपको पता होगा कि यूपी में पुलिस की भर्ती आई है और बहुत बड़ी भर्ती आई है, 5 साल बाद आई है। तो आप लोग अच्छे से क्लास को करिए, आपको हिंदी में बहुत फ़ायदा मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको हिंदी का पूरा सिलेबस जल्दी ही करा दूँगी। और अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो आपके यहीं से सारे नंबर आएंगे, आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, विराम चिन्ह का अर्थ हमें समझ में आ गया है। कामता प्रसाद जो है हमारे व्याकरण के क्या है, ज्ञाता है, जिन्होंने व्याकरण को क्या करा है, स्पष्ट तरीके से बताया है। तो उनके अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 20। ठीक है, कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। तो पेपरों में आपके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये पेपर में आ भी चुका है कि कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है। ठीक है, तो 20 बताई गई। वैसे और भी है विराम चिन्हों की संख्या, लेकिन जो कामता प्रसाद है उन्होंने कितनी बताई है, 20। तो आपके पेपरों में आ सकता है, तो आपको सीधे सीधे बताना है कि उनके अनुसार कितनी होती है, 20 होती है। कामता प्रसाद के अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर सारे विराम चिन्ह क्या है, अंग्रेजी से लिए गए। ठीक है, क्योंकि ये सारे चिन्ह भी अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं, जो हिंदी में क्या सिर्फ क्या है, पूर्ण विराम को छोड़कर। ठीक है, जो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, इंग्लिश में इसकी जगह क्या यूज़ होता है, फुल स्टॉप यूज़ होता है। इंग्लिश में आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हिंदी में क्या है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। तो इसको छोड़कर क्या है, सारे जो विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से ही लिए गए हैं। ठीक है, वो सारे चिन्ह भी अंग्रेजी में यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी आपको मेन फैक्ट है, ये दोनों, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है, और पूर्ण विराम को छोड़कर सारे विराम चिन्ह जो क्या है, अंग्रेजी से ही लिए गए। ठीक है, पूर्ण विराम की जगह वहाँ क्या लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ये विराम चिन्ह होते कौन कौन से हैं और इन्हें कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, ये सारे 20 विराम चिन्ह नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आप लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो,
तो आपको इतने चिन्ह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं जो पेपरों में मेन पूछे जाते हैं वही कराऊंगी। ग्रुप सी लेवल के कितने विराम चिन्ह पूछे जाते हैं तो मैं आपको उतने ही विराम चिन्ह कराऊंगी, ठीक है। सबसे पहला जो चिन्ह है वो क्या है हमारा, अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, ये, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ऐसा दिखेगा इस चिन्ह का नाम क्या है, अल्प विराम, ठीक है। पेपरों में ऐसा लगा हुआ होगा ऐसे कि इस चिन्ह को क्या नाम बोला जाता है, तो क्या बताना आपको, अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे होता है। तो जहाँ पर अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो, ठीक है, जहाँ पर क्या है अर्ध विराम की तुलना में कम रुकना हो वहाँ पे क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ पे क्या है हमें बहुत कम रुकना है, ठीक है। अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम के लिए हमें थोड़ा देर में रुकना होता है, ठीक है। अल्प में का मतलब है, अल्प का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा, बहुत कम, ठीक है। तो अल्प विराम में क्या होता है, जहाँ पे अर्ध विराम की तुलना में हमें बहुत कम रुकना होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और देखो सबसे मेन फैक्ट क्या है अल्प विराम का, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। एक ही प्रकार के शब्द, जैसे आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे आसान भाषा में मैं आपको बता देती, जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, जैसे हमने अग्नि का पर्यायवाची लिखा है, ठीक है, ये समझाने के लिए कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है। जैसे अग्नि के हम पर्यायवाची, आपको पता है कि पर्यायवाची किससे कहते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची, ठीक है। तो अग्नि का क्या कहें, आग, तो क्या लगा दी हमने, विराम चिन्ह, आग, पावक, हुतासन। इसी तरीके से आगे जितने भी इनके पर्यायवाची होंगे हम उनके प्रत्येक शब्द के बाद क्या लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। लेकिन पहले में तो क्या होता है, जो पहले शब्द होते समान उनमें क्या लगाया जाता है, अल्प विराम। लेकिन अंतिम शब्द के पहले जो हमारा आखिरी का शब्द बचा होगा उससे पहले इसमें क्या होता है, और का प्रयोग होता है, ठीक है। जब हम वाक्य लिखते हैं और कोई क्या होते हैं, एक ही प्रकार के जो शब्द होते हैं उन जो उसका फिर अंतिम शब्द बच जाता है उससे पहले क्या होता है, और का प्रयोग होता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, वैसे तो आप लोग आसानी से समझ सकते हो, इतना ही मैं बता सकती हूँ कि अल्प विराम चिन्ह कहते किसे है और इसका प्रयोग कैसे होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेपरों में ऐसी डेफिनेशन दी जाती है और पूछा जाता है कि ये आप यहाँ पे आप बताओ कि कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अल्प विराम में अंतिम का शब्द होता है उससे पहले क्या लगाना होता है, और लगाना होता है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए, ठीक है, नाम लिखे हुए गौरव, राम, श्याम, काजल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 नाम लिखे हुए। आप देखो यहाँ पे आपको कैसे पता करना है कि कहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह आएगा और कहाँ पे और का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने इस डेफिनेशन से समझा कि जो अंतिम का शब्द होता है उससे पहले क्या प्रयोग होता है, और, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे गौरव, अब हम ऐसे नाम लिखे हुए गौरव, राम, श्याम, काजल, ठीक है। तो हम इनके पीछे क्या लगाएंगे, अल्प विराम चिन्ह, गौरव, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया, अल्प विराम चिन्ह, राम, श्याम और काजल, ठीक है। तो यहाँ क्या करा है, अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो अंतिम शब्द है उससे पहले क्या लिखा है, और, जो यहाँ आपको बताया है, ठीक है, कि अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है।